हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 सितंबर और हम 23 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2026 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है। ये चुना गया है होम बाउंड को। किसको चुना गया है? होम बाउंड को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म मेकर नीरज धाईवान की फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2020 फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोलकाता में सिलेक्शन का ऐलान किया है। होम बाउंड 98वें अकादमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री है और भारत की तरफ से इस कैटेगरी की 3 फिल्में भारतीय फिल्में जो मदर इंडिया है, सलाम बॉम्बे और लगान नॉमिनेट हो चुकी है, लेकिन होम बाउंड को ऑस्कर 2024 के लिए चुना गया है। साल 2023 के अंदर डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म RRR को मिली थी और वो 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंटरनेशनल पीपुल्स चॉइस अवार्ड की दौड़ में दूसरे स्थान पर रही थी। और इससे पहले 4 महीने पहले होम बाउंड को कांस प्रीमियर में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से होम बाउंड एकमात्र फीचर फिल्म रही है जिसका वर्ल्ड प्रीमियर अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को। किसको दिया गया है? मोहनलाल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जो तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। 1980 के दशक के मंजिल विरिंजा पुक्कल से कैरियर की शुरुआत करने वाले मोहनलाल ने लगभग 350 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर अभिनय किया है। और इससे पहले मोहनलाल को 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है और वे पद्म भूषण और पद्म श्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें द कंप्लीट एक्टर की उपाधि भी दी गई है। 54वां जो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार था 2022 के अंदर वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। और जो 53वां है 2021 के अंदर वो दिया गया था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को। किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। और 2023 का दिया गया है मोहनलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर। कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी जो मंदिर है उसके अंदर 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसके अंदर सारथी प्लेटफॉर्म नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशिक्षण में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। और हिंदी शब्द सिंधु कोश इसका भी अनावरण किया है। और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके अंतर्गत डिजिटल हिंदी विश्व कोश तैयार किया जाएगा। और इसका जो लक्ष्य है वो 2029 तक इसे विश्व का सबसे बड़ा भाषाई ज्ञान कोश बनाना है। बात करें इसके उद्देश्य की तो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मानकीकृत हिंदी परिभाषिक शब्दावली उपलब्ध करवाना है। तो किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है गुजरात के गांधीनगर के अंदर 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है जिन्हें हाल ही में यूनेस्को के अंदर संभावित सूची के अंदर शामिल किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। भारत के 7 नए स्थलों को यूनेस्को की संभावित
सूची के अंदर जगह मिली है। उन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश का एरा मट्टी डिबालू, जिसे लोग रेड सैंड ड्यून्स यानी लाल रेत के टीलों के नाम से भी जानते हैं, और ये जगह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के अंदर स्थित है। 2016 के अंदर वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय भूधरोहर स्मारक घोषित किया है, और पहली बार 1886 के अंदर ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग ने दर्ज किया था। और प्राकृतिक लोहे ऑक्सीकरण से लाल रंगत मिली, और दुनिया में केवल 3 ऐसे स्थल हैं जो, एक तो ये आंध्र प्रदेश हो गया जिसका जो विशाखापत्तनम है जिला, और दूसरा है श्रीलंका और तमिलनाडु। इनके अंदर जलवायु एवं समुद्री स्तर में ऐतिहासिक बदलावों की झलक है। हालांकि अनियंत्रित पर्यटन, फिल्मों की शूटिंग और नियमों के पालन की कमी से ये स्थल खतरे के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली जो भारतीय खिलाड़ी है वो कौन है बन गई है? तो बनी है स्मृति मंदाना। कौन बन गई है? स्मृति मंदाना। ऑप्शन 1 राइट आंसर। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, और उन्होंने इस मैच में सिर्फ 50 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की, और वे भारत के लिए वनडे मेंस और वुमेन्स में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है। स्मृति मंदाना 63 गेंदों के अंदर 125 रन बनाकर आउट हुई थी, और इस मामले में उन्होंने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बनने का जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर एंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा ब्राज़ील। कौन बन जाएगा? ब्राज़ील बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड के अंदर निवेश करने वाला देश का पहला देश ब्राज़ील होगा, और ब्राज़ील एक बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र में निवेश करने की घोषणा करने वाला पहला देश होगा। बात करें इसके प्रस्तावित स्रोत की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज नामक एक बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर लुप्तप्राय वनों के संरक्षण का समर्थन करना है। बात करें इसके प्रस्ताव विकास के लिए, इस कोष के लिए विचार को ब्राज़ील सरकार ने 2023 के अंदर COP28 के अंदर प्रस्तुत किया था, और इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये कोष उन देशों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण स्रोत प्रदान करेगा जो अपने उष्णकटिबंधीय वन आवरण को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मिथुन मन्हास को। इसको चुना गया है मिथुन मन्हास को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मिथुन मन्हास को 28 सितंबर को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है, और उन्होंने 28 सितंबर को चुना जाएगा। और मन्हास ने 157 घरेलू मैच खेले हैं, और 46 वर्षीय मन्हास सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे। और नॉमिनेट फाइल करने का आखिरी दिन था, और वो नॉमिनेट फाइल करने वाले पहले इकलौते कैंडिडेट बने हैं। तो बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना जाएगा? तो मिथुन मन्हास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस पवन कुमार बंस 3 किस हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं? जस्टिस पवन कुमार बंस 3 किस हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने पटना के। किस हाईकोर्ट के? पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस पवन कुमार बंस 3 ने रविवार 21 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, और उस न्यायालय के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली का। और बिहार के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और पटना उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो 1 मार्च 1916 को इसकी स्थापना की गई थी।
और इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण बिहार राज्य आता है और विशेषता संवैधानिक, आपराधिक और सामाजिक आर्थिक मामलों पर ऐतिहासिक फैसला देने वाला न्यायालय है। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस एडवर्ड मेनर्ड एस जेम्स चामियर, ये इसके पहले चीफ जस्टिस थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।